अब देखो ये बात हमेशा कड़वी लगती है, मैं बोल देता हूँ कि भाई जिस तरीके से बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को हीरो बना रही है और बनाती रही है, ये होना चाहिए। उसमें आप किसको इन्वॉल्व करते हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, ये फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटर अभी ये हो रहा है कि देखो भी लड़के अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। जैसे हम बोलते थे कि पहले भी अगर इंडियन हॉकी को ऊपर लेके आना है तो एक बहुत बड़ा किसी इवेंट में मेडल चाहिए हमें, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ओलंपिक में मेडल आ गया, लेकिन मेरे ख्याल हॉकी फिर वहीं की वहीं है। तो जैसे अभी राज्यपाल ने बताया कि फेडरेशन को उसमें बहुत बड़ा रोल अपनाना पड़ेगा। जिस तरह से बीसीसीआई ने संभाल के रखा है क्रिकेट को, अगर देखोगे तो क्रिकेट भी मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम बाद ही वर्ल्ड कप जीती थी, अपना 2011 में जीती थी। ज़रूरी है सर, क्योंकि मेरा मानना ये है कि 83 के जो वर्ल्ड कप की जीत थी उसको उन्होंने आज तक किसी को भूलने नहीं दिया है। आज तक हर थोड़े दिन बाद उसकी बात हो जाती है, एंड दैट इज समथिंग एवरीबॉडी शुड लर्न फ्रॉम। जब जीतता है प्लेयर तो अपने आप प्रमोशन होती है, लेकिन वो जीत को एनकैश करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेडरेशन की है। सेम चीज अगर हम शूटिंग की बात करें, शूटिंग में अभिनव बिंद्रा जब मेडल लेके आए, फिर शूटिंग का इंडिया में पता लगा। उससे पहले राज्यवर्धन राठौड़ का सिल्वर मेडल आ चुका था, लेकिन ज़्यादा पता नहीं था। अब सिल्वर मेडल भी ओलंपिक में छोटी बात नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने प्लेयर्स को हीरो कैसे बनाना है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं बाकी गेम्स के भी, और हमें फेडरेशन, जितने भी फेडरेशंस हैं, एसोसिएशन हैं, उनको बीसीसीआई से कहीं ना कहीं ट्यूशन ले लेनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। थैंक यू सर, आपने एक घर में बुलाया, आपने फिर से आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, आपसे पहली बार मिलने का मौका मिल रहा है सर। एंड अगेन बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए आप दोनों को सामने बैठे हुए देखना, बिकॉज आपको बहुत देखा है टीवी पे, आपको बहुत फॉलो किया है, न्यूज़पेपर का बैक पेज खोलते रहे छोटे होते स्कूल टाइम पे, एंड रियली रियली ग्लैड कि मैं यहाँ पे आके बैठ पाया हूँ। थैंक यू सो मच, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पहली बार ये है कि ज्योति भाजी, प्रभजोत भाजी राइट पे और मैं लेफ्ट पे हूँ, तो नॉर्मली ये लेफ्ट पे रहते हैं, तो ये पता नहीं आज कैसे हो। आज हमने जान के उल्टा करा है, हम उल्टा करेंगे कुछ। तो सर से आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मालूम है, सर से हमने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था जहाँ पे आपके करियर के बारे में बात की थी, पूरे स्टोरी के बारे में बात की थी थोड़ी सी। पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ सर, थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कहाँ से शुरुआत हुई हॉकी की और बचपन किस तरह से? शुरुआत जैसे मेरा गांव मसानिया है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वैसे मेरी फैमिली में तो कोई स्पोर्ट्स करता नहीं था, लेकिन जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे वो हॉकी खेलते होते थे, तो मैं उनके साथ बस एक दिन वैसे देखने के लिए चला गया, क्योंकि हमारे गांव में काफ़ी बड़ा ग्राउंड था, तो वहाँ पर काफ़ी लड़के खेल रहे थे हॉकी। तो अपने फ्रेंड से मैं हॉकी लेके वहाँ एक दिन वैसे स्टार्ट कर दिया खेलने के लिए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो जब शाम को घर पे आए, घर में आके पापा को बोला कि मैं मतलब हमारे यहाँ पे बड़ा अच्छा ग्राउंड है और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हॉकी खेलते हैं, तो मैं भी खेलना चाहूँगा। तो नेक्स्ट डे मेरे पापा ने मेरे को हॉकी लेके दे दी। तो उनको पता था स्टडी में अच्छा नहीं है, तो क्या पता स्पोर्ट्स अच्छी कर ले। ये यूनिक चीज़ है, नहीं तो नॉर्मली तो ये क्या ऐसे कैसे पहले इतने मार्क्स आएंगे तो मिलेगी हॉकी। तो इसलिए मेरे ख्याल में मेरी डिमांड जल्दी पूरी होगी कि चलो हो सकता है स्पोर्ट्स में कुछ कर ले। तो हॉकी आगे फिर वहीं खेलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया तो मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आने लगे खेलने के लिए। तो फिर एक होता भी, जहाँ पर भी जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसी चीज़ को हम आगे फॉलो करते हैं। जैसे फिर टीवी में भी देखना, मैच आ रहे हैं, मतलब हॉकी के साथ इतना लगाव हो गया, प्रेम हो गया। वहाँ से फिर मैं शहर जाने लग गया अपना, वहाँ से 7-8 किलोमीटर था हमारा सिटी, वहाँ पर मतलब एक प्रोफेशनल कोच था, तो वो प्रोफेशनल कोचिंग को भी करता था। हमारे जो गांव में खेलते थे वो तो बस जस्ट मतलब खेलते थे, मतलब वहाँ पे कोच कोई नहीं था, बस आपस में खेलते थे। फिर वहाँ बटाला में चला गया, वहाँ पर मतलब कोचिंग भी लेता रहा, वहाँ संतोष सिंह कोच थे, तो वहाँ और अच्छे सीनियर प्लेयर भी आते थे, वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन सुबह शाम फिर मैं वहाँ जाने लग गया,
फिर घर वालों ने भी देखा भी मतलब काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर घर वालों से भी काफ़ी सपोर्ट मिली। तो फिर वहीं से आगे मतलब एक पैशन बना लिया कि नहीं अभी मेरा रास्ता यही है। जैसे मेरे को भी पता था कि चलो स्टडी तो ठीक ठाक चल रही है, तो इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ अगर मैं अच्छी तरह दिल लगा के खेलूँगा। तो वहीं से स्टार्ट कर दी आगे। फिर वहीं से अंडर 14 नेशनल खेले उसी के बिहाफ के ऊपर। वहाँ पर मेरी पटियाला अपना साई सेंटर में सिलेक्शन हो गई। वहाँ फिर हमारे सरदार इंद्रजीत सिंह वहाँ गिल कोच थे, तो फिर उनके अंदर ट्रेनिंग ली हमारी 5 साल। फिर मैं वहाँ रहा, वहाँ रह के नेशनल वगैरह खेले, बड़ी अच्छी कोचिंग मिली। जो कोच साहब थे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते थे, फिटनेस। पता चला कि प्रोफेशनल हॉकी क्या होती है, वहीं जाके असली पता चला। तो वहीं से स्टार्ट करके 5 साल वहाँ लगाए, नेशनल वगैरह रिप्रेजेंट किया। उसके आगे फिर मैं एयर इंडिया चला गया न्यू दिल्ली। वहाँ पर कोच थे हमारे AK बंसल। फिर वहाँ पर जो डिपार्टमेंटों के लड़के होते थे, डिपार्टमेंटों की टीमें होती थी, उनके साथ हमें मैचेस खेलने को मौका मिलता था। तो फिर अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता रहा। तो जैसे ही फिर नेशनल हुई, अंडर 21 नेशनल हुई थी बेंगलोर में, एयर इंडिया अकेडमी, वो नेशनल जीती थी। तो वहाँ पर मैं बेस्ट स्कोरर निकला था, वहाँ पे मेरे 20 के 22 गोल थे। तो फिर वहीं से मेरा इंडिया की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो मैं फर्स्ट कैंप में गया, वहाँ पर फिर सिलेक्ट हुआ। तो सर जब तक आपका डेब्यू हुआ इंडिया सीनियर टीम में, तब तक सर ऑलरेडी टीम में थे? सर टीम में नहीं थे, सर को देख के हम सही कह रहा हूँ, टीम में थे इन द सेंस एक प्रेजेंस थे। वो नाम प्रभजोत सिंह मेंट समथिंग। पाजी का नाम अगर बोलेंगे डोमेस्टिक में, जो जैसे पाजी ने बताया है कि जूनियर नेशनल से ही ऑलरेडी जो टॉप प्लेयर्स में नाम आने लग गया था। और पाजी 2000 सिडनी ओलंपिक के कैंप में थे। अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन ये टॉप कंटेंडर में थे कि ये ओलंपिक खेलेंगे। चलो कोई भी कंपटीशन होता है, या तब 16 प्लेयर जाते थे, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो गई। लेकिन उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, सारे पाजी ने पार्टिसिपेट किए। और मैं ये समझता हूँ कि जूनियर वर्ल्ड कप खेलना और जूनियर वर्ल्ड कप जीतना वो अलग बात है। लेकिन जूनियर वर्ल्ड कप प्रभजोत के साथ खेलना, गगन अजीत के साथ खेलना, दीपक ठाकुर, तेजबीर, जो बड़े बड़े नाम थे, इनके साथ खेलना, मुझे लगता है मेरी वो अचीवमेंट थी। मेरी अचीवमेंट जूनियर वर्ल्ड कप जीतना नहीं थी, वो तो अचीवमेंट इनकी थी। मेरी अचीवमेंट थी, और ये बस मैं जानता था कि मेरा सिर्फ यही था कि यार इनके साथ एक टूर्नामेंट तो खेलूं। तो वो पहला टूर्नामेंट मेरा जूनियर वर्ल्ड कप था। तो उससे भी पहले सिर्फ ये एम था कि जो कैंप लग रहा है जूनियर वर्ल्ड कप का 2001 हैदराबाद में, सर मैं कैंप में सिलेक्ट हो जाऊं तो इन प्लेयरों के साथ मैं प्रैक्टिस कर सकूं। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो भगवान को मंजूर होता है ना, वही है। तो जूनियर वर्ल्ड कप की जो टीम बनी और उसके बाद वो जीती, तो मुझे लगता है कि मैं उस टीम में भगवान की दया से सबसे लकीएस्ट पर्सन था जो जीता भी, लेकिन इनके साथ जीता। नहीं बिल्कुल सर। तो आप चाहते थे कि इनके साथ खेलो, आपको आई डोंट थिंक आइडिया इतना ज़्यादा था कि इनके दिमाग में ये चल रहा है। आप दोनों की फर्स्ट मेमोरी क्या है एक दूसरे की? पाजी की अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। इसमें पूछ रहा हूँ आप दोनों की। मैं पाजी को एक्चुअली मेरे जो बड़े भाई थे, पाजी और मेरे बड़े भाई दोनों ही एयर इंडिया अकेडमी, एयर इंडिया तब अकेडमी रन करती थी नेशनल स्टेडियम दिल्ली में। तो मेरे बड़े भाई वहाँ पे ही प्रैक्टिस इनके साथ करते थे। तो इवन वो भी मुझे यही गाइड करते थे कि देखो जब मैं गया कभी मिलने उनके साथ, तो एक बार तब मुलाकात हुई थी। आपको याद है वो वाली मुलाकात? इनको नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि ये कौन था। ये पता था कि ये गुरप्रीत का भाई है, बस इस तरीके की मुलाकात हो सकता है। इनको तब याद होगी, अब तो बहुत टाइम हो गया, मतलब 25 साल हो गए हैं वो मुलाकात को। बड़ी छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन मुझे याद है। तो वो देख के लगा कि, और मेरा भाई खेलता इनके साथ था, लेकिन मोटिवेट मुझे करता तूने इनके साथ खेलना है। बढ़िया है सर, वो चाहते थे कि आप और तेज बढ़ो। आपकी क्या थी सर पहली मेमोरी?
मेरी मेमोरी कैंप में थी, जो हैदराबाद में जूनियर वर्ल्ड कप। जूनियर वर्ल्ड कप है। लेकिन जैसे राजपाल ने बोला कि वो हमारा जो हम वर्ल्ड कप जीते हैं, कई बार ऐसा होता ना कि जब हम 16 प्लेयर की टीम है तो जो 11 अंदर खेल रहे हैं उनकी सोच कुछ और होती है, जो बाहर है कुछ उनकी सोच और होती है। लेकिन वो हम जो वर्ल्ड कप जीते वो हमारी 16 की सोच थी ना, जो वो बड़ी पॉजिटिव थी। तो ऐसा नहीं भी जो बाहर बैठे वो बाहर बैठे थे। जैसे राजपाल ने बोला, मेरे ख्याल से जो इसने मोटिवेट किया ना वहाँ पे टीम को, जो एक होता है ना स्पीकर कहते हैं बहुत अच्छा होता है, वो राजपाल में बड़ी अच्छी क्वालिटी है। तो शुरू से ही इसमें बड़ी अच्छी क्वालिटी, प्लेयर तो अच्छा है ही, एक ये अलग से क्वालिटी, इसको मैं अभी भी बोलता हूँ। तो ये वो वही चीजें की जरूरत होती है तभी प्लेयरों को। तो जब मोटिवेशन मिलता है ना, ये नहीं कि मोटिवेशन जरूरी पे सीनियर प्लेयर ही दे सकता है, जूनियर प्लेयर भी ऐसे मोटिवेट कर देते टीम को, प्लेयर्स को। सीनियर भी सोचता है यार मेरे को अगर जूनियर इतनी सपोर्ट कर रहा है तो ये इसलिए मेरे को कर रहा है क्योंकि मैं कुछ और ज्यादा अच्छा करूँ। एक दूसरे की सपोर्ट लेके, एक दूसरे को मिलजुल के, वही मतलब एक याद आती कि फर्स्ट टूर्नामेंट हम खेले और मैं कहता हूँ लकीस्ट पर्सन टीम में आया और हमने वर्ल्ड कप उठा लिया। मुझे लगता था लेकिन हम जीते हैं, और उसको 22 साल हो गए जूनियर वर्ल्ड कप को। तो जूनियर वर्ल्ड कप होता है, बहुत बड़ा मोमेंट है ऑब्वियसली। उसके बाद जो ट्रांजिशन था सीनियर की तरफ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत लड़के नहीं कर पाते वो ट्रांजिशन, जूनियर वर्ल्ड कप में अच्छा करने के बावजूद नहीं होता। वो कितना चैलेंजिंग था या आसान था, मे बी, आई डोंट नो। अगर पाजी की बात मैं करूं, पाजी तो पहले ही सीनियर मेन टीम में खेल रहे थे, तो मेन टीम से ये जूनियर के लिए जो, क्योंकि एज की वजह से यंग थे तो इसलिए जूनियर वर्ल्ड कप खेला था। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, जूनियर वर्ल्ड कप 2001 में था, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जो मेन टीम में खेला था वो मैं 2004 में खेला था। तो वो मुझे 2-3 साल लग गए थे मेन टीम में आने में, क्योंकि ये नहीं है कि वो दुख नहीं है, कुछ नहीं था, ये नहीं बोलोगे बड़ा हार्ड वर्क किया या स्ट्रगल था। एक क्यू थी, क्यू में मैं था, और उसमें जो चांस था, क्योंकि सारे अच्छे प्लेयर थे और सारे सीनियर प्लेयर थे। धनराज पिल्ले भाई खेल रहे थे, डिलन पाजी पहले खेल रहे थे, और मुकेश पाजी खेल रहे थे। तो जब वो उन्होंने रिटायरमेंट ली तो फिर पाजी जो मेन स्ट्रीम में पहले खेल रहे थे तो ये मेन प्लेयर हो गए, तो हमें फिर एक्स्ट्रा में चांस मिला। तो ये एक रोटेशन है, और जिस साइड पे किसने खेलना है, अगर उसका सीनियर प्लेयर है तो मुझे लगता है वो टाइम लग जाता है मेन टीम में आने में। मेरा पूछने का रीज़न यही था कि कई लोग होते हैं वेट नहीं कर पाते, जैसे आपने वेट करी अपने पोजीशन के जो सीनियर थे उनको आगे बढ़ने की। वो जो वेट नहीं कर पाते, क्या एक वही रीज़न है कि पेशेंस नहीं है, नहीं वेट कर पाए 3 साल जैसे आपने वेट करी? क्या वही रीज़न है कि वो उतना ज़्यादा नाम नहीं हो पाता जूनियर के बाद भी? देखिए, वेट की बात नहीं है। कुछ प्लेयर्स एक्चुअली जूनियर वर्ल्ड कप या जूनियर टूर्नामेंट कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स में है, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जो इंटरनेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं उसके लिए। अब जैसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेंटली जो फिटनेस है वो बड़ी जरूरी है। अब जूनियर और मेन जो टूर्नामेंट होते हैं, जिसको हम सीनियर बोल देते हैं, कि मेन और सीनियर में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ प्लेयर जूनियर में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सीनियर में जो प्रेशर, क्योंकि अब हमने खेलना है उन प्लेयरों के साथ जिनके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस है दूसरे कंट्री के साथ, और हमारे प्लेयर हैं जो जिनके साथ मैंने टीम में खेलना है उनके पास भी 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब अपोनेंट के पास भी उतना एक्सपीरियंस है और मेरे टीममेट के साथ भी, तो उसमें मैं किस तरीके से एडजस्ट होता हूँ, जेल करता हूँ अपने आप को, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है, इसमें फिजिकल फिटनेस नहीं जरूरी, स्किल जरूरी नहीं है, तो वहां पे आप मेंटली कितने फिट हो ये जरूरी है। और जो मेंटली फिट होता है वो उतनी जल्दी ही सीनियर टीम में एडजस्ट हो जाता है। आप लोगों को अपना टाइम याद है सर? आपको याद है पहला सीनियर कैंप और किस तरह से मेंटालिटी थी जाते हुए कि यार आज प्रूव करना है, या थोड़ी सी नर्वसनेस वगैरह? देखो, जब फर्स्ट कैंप सीनियर होता है, पहला तो यही होता है कि हमने सीनियर प्लेयरों को देखना है और सीनियर प्लेयरों को मिलना है। जितने इतने बड़े बड़े नाम होते हैं जिनको हम टीवी में देखते रहे हैं,
तो बस ये होता है अंदर, मन के अंदर बड़ा चाह होता है कि यार आज हम सीनियर प्लेयरों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उनको देखेंगे, उनसे एक्सपीरियंस लेंगे, उनसे बातें करेंगे। वो एक्साइटमेंट होती है, तो मतलब हमें क्या सीखने को वहाँ से मिलता है। तो पहले तो यही एक्साइटमेंट होती है, और उसके बाद ये होता है कि अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अभी इनके साथ खेलना भी है। तो जैसे जैसे उनके साथ प्रैक्टिस करते जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस लेते हैं, उनसे बातें भी करते हैं, तो ये होता है कि सीनियर्स बड़े अच्छे होते हैं कि उनको भी पता होता है कि इसके हमारे बाद और हमारे साथ इन्होंने एक दिन खेलना है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे एडजस्ट होते जाते हैं। तो जब जब साथ साथ में एडजस्ट होते जाते हैं, फिर पता लगने जाता है कि बाहर की टीमें कैसी हैं, किस हिसाब से खेलती है। जैसे आईपीएल ने कहा कि मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली टफ नहीं ना, चाहे जितनी मर्जी फिटनेस कर लो, अगर मेंटली टफ नहीं, अगर आपका मेंटल टफ नहीं, फिट नहीं है, तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। सो मेंटली टफ होने में, इंटरनेशनल लेवल पे मेंटली टफ बहुत होने की जरूरत है, क्योंकि इतने स्पेक्टेटर्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी टीमें, आगे भी उन टीमों में बड़े बड़े नाम उनके अंगेज खेलना। तो एक जब मेंटली स्ट्रांग होगा बंदा, वही खेल सकता है। आप लोगों ने दोनों ने बहुत हॉकी खेली है इकट्ठे इंडिया के लिए बिग स्टेज पे। सबसे अच्छी मेमोरी जूनियर वर्ल्ड कप को अगर मैं हटा दूं, एक जो सबसे अच्छा मोमेंट जो आप लोगों ने शेयर किया हो। 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप। मुझे लगता है कि 2006 जो सबसे खराब साल रहा होगा मेरे कैरियर का भी, और हो सकता है कि इंडियन हॉकी का। कहीं ना कहीं निराश भी थे कि यार कि इतने अच्छे प्लेयर नहीं है हम कि इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो पहला टूर्नामेंट था तब वर्ल्ड कप 2006, कॉमनवेल्थ भी पहले बार खेला था और एशियन गेम भी, तीनों में मेडल नहीं था। लेकिन 2007 में एशिया कप चेन्नई में होस्ट किया था, तो उससे पहले थोड़े से निराशा थी और कॉन्फिडेंस भी कम था कि नहीं, अभी हम 6 महीने पहले एशियन गेम्स विदाउट मेडल हम घर वापस आ गए। वो एशियन गेम में प्रभजोत पाजी नहीं थे, लेकिन एशिया कप में फिर सिलेक्ट हुए। और फिर मैं ये बोलता हूँ कि जब सीनियर प्लेयर खेलेंगे साथ में, तो जूनियर प्लेयर का जो और उनके साथ जो खेल रहे हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन जो फैक्टर करता है, जो अगर सीनियर प्लेयर साथ में खेल रहे हैं। तो उसमें सीनियर प्लेयर प्रभजोत पाजी थे और बाकी कुछ प्लेयर भी आए थे। वो हम टूर्नामेंट जब जीते, तो मुझे लगता है कि वो जूनियर वर्ल्ड कप के बाद हम जब इकट्ठे खेले थे, तो पहला एक बड़ा टूर्नामेंट था जिसमें हमने कोरिया को 7-3 से बीट किया था फाइनल में। और उस टूर्नामेंट में ज्योति पाजी टॉप स्कोरर थे, 15 गोल किए थे टोटल। तो एक्चुअली ये सीखने वाली बात भी है कोच के लिए भी, फेडरेशन के लिए भी और टीम प्लेयर के लिए भी, कि सीनियर प्लेयर के बगैर बिना कोई टीम नहीं चलती है। सीनियर प्लेयर्स को जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो ड्यूरिंग जो उनके प्लेइंग कैरियर और आफ्टर कैरियर जरूर मिलनी चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है जो जिससे लेसन लेना चाहिए फेडरेशन को भी और कोचेस को भी। वही कहते हैं ना सर, एक्सपीरियंस का सब्स्टिट्यूट नहीं है वो। एंड इतने साल खेले, प्रेशर ही झेलना सीख लेता है बंदा, और कुछ नहीं। तो देखो, मैं ये समझता हूँ कि सीनियर प्लेयर ऑन द फील्ड, हॉकी में अगर स्पेशली बात की, हॉकी और फुटबॉल में, क्रिकेट में एक अलग डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे एक वो टाइम मिलता है, स्लो गेम है, उसमें डिसीजन डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आपको डिसीजन क्विक लेने। अब स्पेक्टेटर्स का शोर तो चलो सभी गेम में, जो सीनियर प्लेयर है वो एज ए सेकंड कोच, और जिसको मैं फर्स्ट कोच भी बोल सकता हूँ, एज ए फर्स्ट कोच जो ग्राउंड में डिसीजन लेगा वो सीनियर प्लेयर लेगा। तो सीनियर प्लेयर की जो इंपॉर्टेंस है इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि फील्ड में उसी ने डिसीजन लेने, जो डिसीजन लेगा मुझे लगता है कि वो टीम के फेवर में रहते हैं। तो थोड़ा सा डार्कर टाइम्स की तरफ, 2000 से 2010 खासकर उतना अच्छा नहीं था जितना टैलेंट था टीम में, एंड फेडरेशन में भी बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम पे, ओलंपिक सॉरी, और वो बहुत कुछ हुआ। आपके हिसाब से क्या हो रहा था? क्यों इस तरह से पीछे जा रही थी बार बार हॉकी?
एक एशिया कप आता है, फिर कुछ पीछे, फिर एक सक्सेस, फिर कहीं कोई पीछे खींचने वाला हो जाता है कहीं ना कहीं। तो क्या हो रहा था वहाँ पे? और देखिए, अगर जूनियर वर्ल्ड कप के बाद जो टाइम आया वो भी ठीक था। 2007 में हम एशिया कप जीते। 2007 एशिया कप जीतने के बाद हम ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है हमेशा इंडियन हॉकी के लिए। लेकिन उसमें छोटे छोटे रीजन है, मुझे लगता है ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए उसमें। हाँ, ये जरूर था कि कुछ ना कुछ जो राइट टाइम पे टीम की पीक आनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं चूक थी। वो चूक हो गई थी। हाँ, कोई फेडरेशन की आपसी ये कुछ नहीं था। राइट टाइम पर प्लेयर्स की पीक जो है वो लाने में कहीं ना कहीं चूक हो गई थी। तो उसका जो खामियाजा है वो ये भुगतना पड़ा कि हम 2008 ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं। ये नहीं था कि कोचिंग अच्छी नहीं थी, ये नहीं था कि फेडरेशन अच्छी नहीं थी। वही फेडरेशन, वही कोचिंग, वही प्लेयर एशिया कप जीत रहे हैं, वही फेडरेशन, वही कोच, वही प्लेयर ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली चूक हो गई थी। और ये मेरे ख्याल से काफी बड़ी बड़ी टीमों के साथ होता है। आप क्रिकेट भी देखते हैं, फुटबॉल भी देखते हैं, बड़ी बड़ी टीमों के साथ होता है। राइट टाइम पे कभी कि राइट टाइम टीम क्लिक नहीं करती। तो ये नहीं था कि फिटनेस में कमी थी, जहाँ मेंटली स्ट्रांग नहीं थे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था टीम में, एशिया कप जीता था, तो एकदम मतलब वहाँ पे जाके क्लिक नहीं कर पाई टीम, जिसके कारण मतलब वो टूर्नामेंट। मेरा वही पूछने का मतलब था सर, क्योंकि प्लेयर्स ने अपने आप को प्रूव किया उससे पहले भी, उसके बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि उस एक टूर्नामेंट में प्लेयर सारे खराब हो गए थे। नहीं होता, वो खराब दिन आएगा, खराब हफ्ता आएगा, खराब महीना भी आएगा सबका। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग हॉकी को उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस दिलाने में, कहीं ना कहीं उस टाइम पे। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूं तो उस टाइम पे स्कूल में थे हम लोग, बहुत कम लोग थे जो एक्चुअली हॉकी के बारे में जानते थे या जानने में इंटरेस्टेड थे। तो क्या कहीं ना कहीं एक प्लानिंग रह गई थोड़ी सी कि यार उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाए जो नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे खेलने? देखिए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये तो मार्केटिंग का है। हाँ, लेकिन मार्केटिंग से पहले जो एक स्टेप आता है वो है परफॉर्मेंस का। जो परफॉर्मेंस है उसमें फेडरेशन, कोच और पूरी टीम की एक इन्वॉल्वमेंट होती है। अब वो परफॉर्मेंस में मैं हमेशा कहता हूं कि प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को फिट रखना, कोचेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को फिट रखना, और फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों को फिट रखना। तो मुझे लगता है वो जो आपस में कॉम्बिनेशन है, जीत भी नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं मार्केटिंग में भी थोड़ी बहुत ही कमी रही है। और वो जो मार्केटिंग में है वो मार्केटिंग की कमी है जो वो फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम ग्रास रूट तक अपनी गेम को, पर्टिकुलर कोई भी गेम, मैं हॉकी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी गेम है, अगर वो ग्रास रूट तक बिल्कुल प्लेयरों को नहीं पता है, कुछ भी प्लेयर्स हैं उनको नहीं पता लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये कमी है ये फेडरेशन की है। अब एग्जांपल है कि अगर बैडमिंटन को इंडिया में ज्यादा प्रमोशन जो मिली है वो साइना नेहवाल को क्रेडिट जाता है। उससे पहले गोपीचंद जीते हैं, लेकिन जो टोटल एकदम जो जिसको बवाल बोल देते हैं वो जो है वो साइना नेहवाल के ओलंपिक मेडल पे है। उसके बाद बैक टू बैक पीवी सिंधु मेडल लेके आई है। जब जीतता है प्लेयर तो अपने आप प्रमोशन होती है, लेकिन वो जीत को एनकैश करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेडरेशन की है। सेम चीज अगर हम शूटिंग की बात करें, शूटिंग में अभिनव बिंद्रा जब मेडल लेके आए हैं, फिर शूटिंग का इंडिया में पता लगा। उससे पहले राज्यवर्धन राठौड़ का सिल्वर मेडल आ चुका था, लेकिन ज्यादा पता नहीं था। अब सिल्वर मेडल भी ओलंपिक में छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, पहला इंडिविजुअल सिल्वर था वो। तो ये कहीं ना कहीं फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने प्लेयर्स को हीरो कैसे बनाना है। Exactly. अब देखो, ये बात हमेशा कड़वी लगती है, मैं बोल देता हूँ कि भाई जिस तरीके से बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को हीरो बना रही है और बनाती रही है, ये होना चाहिए। उसमें आप किसको इन्वॉल्व करते हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, ये फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं बाकी गेम्स के भी, और हमें फेडरेशन, जितने भी फेडरेशन हैं, एसोसिएशन हैं, उनको बीसीसीआई से कहीं ना कहीं ट्यूशन ले लेनी चाहिए। जरूरी है सर, क्योंकि मेरा मानना ये है कि
83 के जो वर्ल्ड कप की जीत थी उसको उन्होंने आज तक किसी को भूलने ही नहीं दिया है। आज तक हर थोड़े दिन बाद उसकी बात हो जाती है एंड दैट इज समथिंग एवरीबॉडी शुड लर्न फ्रॉम। देखिए मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो जीत है कभी भी हो वो हमेशा याद रखनी चाहिए। लेकिन हम 1983 जो क्रिकेट के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, लेकिन 1982 एशियन गेम्स जो मुझे लगता है कि काफी बुरा मैच और बुरा वक्त था, जहां से स्टार्ट हुआ मैं कह सकता हूं कि इंडियन हॉकी के लिए। तो 1982 का जो एशियन गेम्स थी वो दिल्ली में हुई थी, जो फाइनल मैच था हमारा पाकिस्तान के साथ था। और आर्टिकल मैंने पढ़ा था कहीं, तब 1982 में ही कलर टीवी आए थे, तो लोगों के घरों में थे टीवी। उससे पहले ज्यादातर जो हॉकी थी वो सुनी जाती थी, तो लोगों ने 1982 में पहली बार देखी दिल्ली में, जो देखी वो हार देखी। और किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वो अपने देश को जीतना ही देखना चाहते हैं, वो उनको हार पसंद नहीं है। और उसी साल 1982 में बॉम्बे में वर्ल्ड कप हुआ हॉकी का, इंडिया फिर हारा। एशियन गेम दिल्ली वाली भी पाकिस्तान जीता और 82 वर्ल्ड कप वो भी पाकिस्तान जीता। तो जो भी देखा, जब देखना शुरू किया तो हार देखी। और जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ 83 में, तो तब भी टीवी पे आया था। एक मैच था जो रिकॉर्ड नहीं हो सका, जिसमें कपिल देव ने 175 स्कोर किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो ये अगर मुझे याद है, जब मेरा 83 का बर्थ है, तब की बात अब याद है, तो ये क्रेडिट किसको जाता है? ये बीसीसीआई को जाता है। तो बीसीसीआई ने वो जीत को इतना बड़ा जीत इतना बड़ा बनाया कि आज भी हम जैसे जो तब पैदा हुए थे उनको याद है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फेडरेशन की है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरेशन को बखूबी निभानी चाहिए और समझनी भी चाहिए। जब तक कोई फेडरेशन इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो बाकी स्पोर्ट्स जो है वो वहीं पे रहेंगे जो आप हैं। तो मुझे लगता है बाकी जितने भी फेडरेशन, उनको फिर बोल रहा हूँ, ट्यूशन जो है वो बीसीसीआई से लेनी चाहिए। ठीक है, तो वो टाइम फिर आपका टाइम, अब आज की डेट में पिछले कुछ टाइम में कैसे इवॉल्व होते देखते हो कि वो क्या बदला है आपके हिसाब से? देखिए अभी काफी बदलाव आ गया है, जैसे रूल रेगुलेशन में भी काफी बदलाव आ रहा है, आ भी गया है, और काफी रूल रेगुलेशन चेंजेस हुए हैं। इंडियन हॉकी, इंडियन हॉकी क्या बेटर हो रहा है अब? बेटर अभी ये हो रहा है कि देखो भी लड़के अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। जैसे हम बोलते थे कि पहले भी अगर इंडियन हॉकी को ऊपर लेके आना है तो एक बहुत बड़ा किसी इवेंट में मेडल चाहिए हमें, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ओलंपिक में भी मेडल आ गया, लेकिन मेरे ख्याल हॉकी फिर वहीं की वहीं है। तो जैसे अभी राज्यपाल ने बताया कि फेडरेशन को उसमें बहुत बड़ा रोल अपनाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से अभी फिर हम कहीं ना कहीं लैक रह रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, बिकॉज ऑफ अपने फेडरेशन के कारण कि यहाँ पे कि वो माइलेज जो हॉकी को मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रही। जैसे हम ओलंपिक में भी मेडल ले आए, अभी हम एशियन गेम में फिर गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसको हाईलाइट किया जाए, इसी जो मेडल टैली है इसको हाईलाइट किया जाए, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से बीसीसीआई ने संभाल के रखा है क्रिकेट को, अगर देखोगे तो क्रिकेट भी मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम बाद ही वर्ल्ड कप जीती थी अपना, 2011 में जीती थी अपना धोनी के टाइम, उसके बाद फिर एक T20 जीती थी। तो पिछले 10 साल में कुछ नहीं जीते क्रिकेट में, पर फिर भी वो मार्केटिंग की आपको बात बताता हूँ, और लेटेस्ट बात है ना, देखो ऐसे गानों को मैं प्रमोट तो नहीं करता, लेकिन अगर हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो इसका जिक्र होना जरूरी है। आज से 40 साल पहले गाना आया था अर्जुन वैली, जो एनिमल मूवी में 40 साल पहले मूवी में आया था, आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आज उसको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, इस तरीके से मार्केटिंग की है कि आज वो ट्रेंडिंग नंबर 1 में है। तो ये एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हर जगह रखना चाहिए, हर फेडरेशन को रखना चाहिए। और अगर एक छोटी सी बात बोलूं कि जब तक
आप प्लेयर्स को हीरो नहीं बनाओगे, जो करंट प्लेयर्स हैं स्टार नहीं बनाओ, उसको हीरो नहीं बनाओगे, उसको स्टार नहीं बनाओगे। कुछ टाइम आया था इंडियन हॉकी में, कुछ ऐसे जो लोग थे वो फेडरेशन में आ गए थे जो ये समझते थे कि प्लेयर स्टार नहीं बनने चाहिए। वो उनकी गलती थी, वो उनकी गलती थी और ये गलती सुधारने का मौका अब मिला है। मुझे लगता है जो अब प्रेसिडेंट हैं मौजूदा, वो प्लेयर भी हैं, दिलीप तिर्की भाई हैं। तो दिलीप भाई को ये समझना चाहिए कि जब तक प्लेयर्स को स्टार नहीं बनाओगे, आपकी कोई भी गेम हो, अगर स्पेशल हॉकी की बात करें तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको स्टार बनाए, प्रमोट करें। और इनको प्रमोट करोगे तो हॉकी ग्रास रूट पे और कोई भी गेम जो है वो ग्रास रूट तक फेमस हो जाएगी। तो ये छोटी सी बात है, समझनी चाहिए। और मेरे ख्याल से एक बात ये भी, अगर जूनियर प्लेयर सीनियर प्लेयर से काफी कुछ सीखता है ना। हम कहते हैं ना, जो अच्छा खेलता है, जो अच्छा करता है, उससे हमें सीखना चाहिए, उसको हमें वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए। तो सेम फेडरेशन भी है, इसी से बहुत अच्छा कर रही है। अगर सीख लेंगे, देख लेंगे उनको, तो वो लेवल पे हम भी आ सकते हैं। ऐसी बड़ी बात नहीं है, मतलब ये भी सीखने की जरूरत है कि कैसे प्रमोट करना है प्लेयर्स को। क्योंकि जो पब्लिक है, दुनिया, वो नाम देखने आती है कि कौन प्लेयर खेल रहा है। आज क्रिकेट टीम को जो 5-6 मेन चेहरे हैं, अगले टूर्नामेंट में मत खिलाओ, तो मैं मुझे नहीं लगता कि स्टेडियम पूरा भरेगा। नाम को देखने आते हैं, वो नाम के साथ ही फेडरेशन है, फेडरेशन के साथ ही प्लेयर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप दोनों को थोड़ा सा वापस पास्ट में लेके जाना चाहता हूँ। खुश वाली बातें करेंगे थोड़ी सी। सबसे अच्छा टूर कौन सा रहता था हमेशा? कौन सी कंट्री में जाके एक्चुअली मजा आता था हॉकी खेलने में? अब पाजी का यूरोप टूर रहता था कभी कभी बता सकेंगे और ज्यादा इस सेंटेंस के बारे में? यूरोप में मेरे फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसलिए तो पाजी का टूर, यूरोप टूर, हॉलैंड, जर्मनी। तो हम पाजी को वैसे थोड़ा सा छेड़ते भी थे कि आप लुक वाइज स्पेनिश लगते हो, तो आपको इधर ही रह जाना चाहिए। तो ज्यादा नहीं मैं डिस्क्लोज करूंगा। तो ये आप मेरे लहजे से समझ जाइए कि इनको वो टूर क्यों अच्छा लगता था। मैं रहना चाहता था, रखते नहीं मेरे को, बोलते तो इंडिया ठीक है, इसलिए वापस आ जाता था। एक्चुअली ये नहीं, ये रहते थे, हम ले आते थे वापस, क्योंकि हमें जरूरत थी अच्छे प्लेयर की। वो कवर कर रहे हैं अब। तो कौन सी टीम के अगेंस्ट खेल के मजा आता था सबसे ज्यादा, कि यार जब फील्ड में जा रहे थे, हाँ ठीक है? एक बात को पता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अलग मजा है, हॉलैंड के साथ अलग चैलेंज है। हॉलैंड के टेक्निक अलग है, स्टाइल अलग है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी खेलते हैं तो उसका चैलेंज भी अलग रहता है ना, उनका स्टाइल भी अलग रहता है। लेकिन अगर इमोशनली बात करें, जब एक होता है कंट्री के लिए खेलना, लेकिन होता है एक कंट्री की आवाम के लिए खेलना। तो जब लोगों के लिए खेलना है, अपने कंट्री के लोगों के लिए खेलना, वो पाकिस्तान के साथ ही रहता है। और इसका मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूँ, और इसमें कोई भी बात ऐड या डिलीट नहीं की है मैंने। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स हम मलेशिया के साथ भी खेले, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेले हैं, साउथ अफ्रीका के साथ भी मैच हुआ। विलेज में जहाँ पे सारे एथलीट रहते हैं, एथलीट विलेज में किसी को ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, इतना नहीं था। ठीक है, इंडियन टीम जा रही है, आ रही है, सिक्योरिटी, हम बस में बैठते हैं, सिक्योरिटी साथ जा रही है, हम स्टेडियम में आए हैं, वहाँ पे चेकिंग और सिक्योरिटी हो रही है, तो ठीक था कि टीम आ रही है और खेल रही है। लेकिन लास्ट मैच पाकिस्तान के साथ, पूल का जो ग्रुप का मैच, पूल का मैच, वो लास्ट पाकिस्तान के साथ, हमारे पे प्रेशर था सब कुछ। ये नहीं है कि अगर कोई बोले कि मेरे पास प्रेशर नहीं था, होस्ट आप कर रहे हो कॉमनवेल्थ, वो ग्राउंड जिसमें 82 में पाकिस्तान की टीम ने आपको 7-1 से हराया था, और अब वो एशियन गेम्स थी, ये कॉमनवेल्थ गेम्स है, अब फिर वही कहीं इतिहास दोहराया ना जाए, तो ये प्रेशर था। तो सारी टीम हुई, सब कुछ आपस में बात की, मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद
जब हम तैयार होके लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं तो लिफ्ट मैन बोला कि भाई साहब आज का मैच जीत लेना, बस आज का मैच चाहिए हमें। मैं क्या इसको पता है कि हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं? उसको पता था। आ गए हैं, आके बस में बैठे हैं। पहली बार जो बस में सिक्योरिटी थी, ड्राइवर था, वो बोल रहा है कि भाई साहब आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है और प्रेशर बढ़ रहा है। अब स्टेडियम में एंट्री की है, स्टेडियम में जब की है तो तब सिक्योरिटी कुछ नहीं पूछ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है या साउथ अफ्रीका, कुछ नहीं। उन्हें एंटर करते दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी। भाई साहब आज का मैच जीतना है, आज का जीत लो, समझो हमने कॉमनवेल्थ जीत ली। मतलब क्या उनकी उम्मीदें हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी कभी लोगों की उम्मीदों पे जो है वो खेलना होता है, वो मैच सिर्फ पाकिस्तान का था। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से टूर्नामेंट में कहाँ खेल रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस जो है, उसकी अहमियत है अलग हो जाती है। और मैं भी ये एक शेयर करता हूँ, एक किस्सा। पाकिस्तान के साथ चैंपियंस चैलेंज का मैच खेल रहे थे हॉलैंड में, और मेरे ख्याल से ये सारी दुनिया ने ये मैच देखा है। मतलब जो भी, हर बंदे को वो मैच याद है और हर कोई कहानी वो मैच की सुनाता है। और जब हम मैच खेल रहे थे 3-0 से डाउन चल रहे थे, 3-0 से डाउन चल रहे थे, और पाकिस्तान के साथ जब मैच खेलते हैं ना, तब प्लान बहुत कम चलता है कि मतलब किसी प्लान के साथ खेलें। मतलब बाकी सभी टीमों के साथ कोई ना कोई प्लान होता है, अटैक है, डिफेंस है, किस हिसाब से खेलना है। इनके साथ इमोशन के साथ मैच होता है कि इमोशंस इतने जुड़े हुए हैं हम कंट्री के साथ कि हाफ टाइम में जब हम चेंजिंग रूम में गए, कोच ने बस कोच पहले तो हम ये करते थे, मीटिंग करते थे किस हिसाब से अटैक करना है, कहाँ से खेलना है, किस हिसाब से खेलना है। तो स्टेडियम पूरा पैक था, और बाहर जो आपको पता है पब्लिक को तो जीत चाहिए, वो देख नहीं सकते कि वो हम पाकिस्तान के अगेंस्ट आ रहे हैं। तो बाहर नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये वो, मतलब बहुत पब्लिक एक्साइटेड हो जाती मैच के दिन। तो बस पब्लिक बाहर से यही चिल्ला रही है, आज तुम लोग को जाने नहीं देंगे अगर जीते ना तो यहाँ से। वो बड़ा मैच था, मैंने देखा, ठीक, बहुत बड़ा मैच था। तो कोच ने बोला भी आज अगर यहाँ से जाना चाहते हो स्टेडियम से बाहर तो आज का मैच जीत लो। इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या हो सकती है कि घर जाना है, हाँ जी जाना है, जीतो। फिर उन्होंने बोला होटल में जाना, तो वापस होटल में जाना तो मैच जीत लो। कंट्री का तो बहुत दूर से रहा, आगे कंट्री में किस हिसाब से एंटर करोगे। 2-3 ऐसे बातें कही, और उसके बाद हमने आपस में 5 मिनट मीटिंग की कि आज का मैच आप सभी को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट मैच है हमारे लिए। तो ये मैच हमको किसी भी हालत में जीतना है, कंट्री की इज्जत का सवाल है। वो मैच 10 मिनट की ब्रेक के बाद हम आए, और वो मैच मतलब इस हिसाब से लड़के यूनिटी में खेले। वो मैच हमने 7-4 से जीता, और वो मैच जीत के टीम का जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत के जब कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता ना, फिर मतलब टीम पकड़ी नहीं जाती। और आगे वालों मैच में टीम ने बहुत अच्छा किया। मतलब इस हिसाब से इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो सर ने स्टोरी शेयर करी पाकिस्तान के एक मैच के बीच में। आपसे भी जानना चाहता हूँ मैं पाकिस्तान के ही कोई मैच की कोई मेमोरी, जो ये नहीं कि हाँ ये वाला मैच जीते थे अच्छा लगा था, मैच में कुछ ऐसा हुआ जो याद है अभी तक। देखिए, अगर हम ना पाकिस्तान की बात करते हैं, हम ज़्यादा कोई भी गेम का हो तो हम मैच की बात करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन हमें ये भी बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ जब हम ऑन द फील्ड हैं, और किसी भी टीम के साथ, तो हमारे फील्ड में दोस्ती नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि ऑफ द फील्ड जो दोस्ती है, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे हॉकी में, किसी गेम में, वो इंडिया पाकिस्तान की है। जब हम फील्ड के बाहर आ जाते हैं, मैच के बाहर है, तो दोस्ती किसके साथ है, ये कोई बात नहीं करता। मुझे लगता है ये भी बात हमें बतानी चाहिए कि तब तो पाकिस्तान के साथ ही हम बोल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज एक है, हमारे कल्चर एक है। पाकिस्तान कंट्री में टूर करने का 2 बार मौका मिला मुझे। एक बार इंडिया टीम के साथ, एक बार पाकिस्तान में गए थे, पंजाब और इंडिया, पंजाब और पाकिस्तान, पंजाब की टीम। एक बार 2006 में था, 2012 में था। मैं ये नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि
बाकी सारी कंट्रीज के टूर एक साइड पे, टूर्नामेंट एक साइड पे, पर जितना प्यार और खुशी उस देश पाकिस्तान में खेलने पे मिली कहीं नहीं मिली। तो मुझे लगता है ये बात भी जरूरी होनी चाहिए, जो वो हॉस्पिटैलिटी, जो उनके लोगों का वहां का प्यार था। हमने वहां पे 2-3 मैच खेले थे, 2 ड्रॉ थे, 1 हम जीते थे, तो फिर भी हमें प्यार कर रहे हैं। तो हमारे कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम जो आप बिल्कुल यंग जो जनरेशन है, उनको लगता है कि दोनों कल्चर अलग अलग है, लेकिन एक है। और सबसे बात में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब पाकिस्तान 2006 में गया तो मैं तो एक्साइटेड था ही, मेरे घर वालों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हमारे जो दादाजी थे वो लैलपुर से आए थे, जिसको अभी फैसलाबाद बोलते हैं। अब लैलपुर में फिर मेरे डैडी ने प्रॉपर एड्रेस दिया कि 251 चक वहां के गांव का नंबर, कि फैसलाबाद में लैलपुर में तेरा मैच है, तो वहां पे कोशिश करना तू जाने की। किसी ने परमिशन नहीं दी, लेकिन मैं चोरी से शाम को मैच के बाद निकल गया। तो पाकिस्तान के जो अदनान मकसूद प्लेयर था, हाफ लाइन में खेलता था, तो उसको बोला मैंने, तो वो उस एरिया का था, तो उसका भाई और उसका एक फ्रेंड हमें ले गए उसी गांव में जहां पे मेरे दादाजी रहते थे। पार्टीशन के बाद यहाँ पे आ रहा। अब शाम को 7-8 बजे हम वहां पे पहुंच गए, जब दिन ढल गया था। तो रैंडमली किसी के भी घर का नॉक किया, गांव में जैसे कल्चर है, तो उन्होंने दरवाजा खोला और उनके घर बैठ गए। उन्होंने बताया कि ये इंडियन टीम के मेंबर हैं और ऐसे ऐसे पंजाब में रहते हैं, यहाँ पे अपना गांव देखना है। ये इनका गांव था, इनके बुजुर्गों का गांव था। तो बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार किया। तो लास्ट में जो मेरे साथ गए थे, उन्होंने ये पूछा कि जो राजपाल है, इनका घर कौन सा था। मेरे दादाजी का नाम हरि सिंह था, कि हरि सिंह का घर कौन सा था। तो जो सबसे अच्छी बात लगी, उन्होंने ये बोला कि जहां पे आप आके बैठे हो, यही इनका घर था, और जबकि मुझे पता नहीं था। तो वो एक इमोशंस जो है, जो एक जिसको हम नेचुरल पावर बोल देते हैं, जो खिंचाव है, वो कहीं ना कहीं हमें अपनी जड़ों की तरफ ले जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपस में हम फील्ड में कुछ भी करते हो, लेकिन हमेशा आपस में, एक पाकिस्तान के एक नॉर्मल आदमी था, उसकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। वो बोला कि हम जो मर्जी कर ले, हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे। अब जिसने रहना ही इकट्ठे है, तो वो लड़े क्यों, वो आपस में प्यार से क्यों नहीं रह सकता। तो ये चीज जरूरी है, हमें आपस में समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अगर मैं पंजाबी में बोल दूं कि हम तो एक ही घर के हैं, जो 2 हिस्से हुए, जिसको हम शरीका बोल देते हैं, ये शरीका हो गया, लेकिन हम अलग नहीं है। लेकिन कुछ तरीके से प्रोपोगंडा ऐसे चलता है कि अलग अलग दिखा देते हैं। वही है सर, बहुत कुछ एट प्ले है कह लो, बहुत सबके अपने अपने एंगल कह लो। तो आज भी मेरे फादर साहब को, मेरे डैडी का बर्थ जो था वो वहीं पे लैलपुर में हुआ, तो आज भी उनको है कि मैं अपना गांव देख सकता हूँ। लेकिन जो इस तरीके से, मैं इसका क्रेडिट सोशल मीडिया को दूंगा। अच्छी चीजें भी बहुत हैं सोशल मीडिया में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जिससे एक दूसरे के मन में एक दूसरे को मिलने की चाह भी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी है। जिस दिन वो डर निकल जाएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे आपस में रिश्ते हो जाएंगे। उम्मीद कर सकते हैं सर, क्योंकि मेरी दादी वहीं से आई थी, सियालकोट से। तो ये अच्छी चीज है, इसलिए मैंने कि हम पाकिस्तान के ये मैच वो मैच, जो अच्छी चीज वो भी बतानी चाहिए। तो बड़ा प्यार करते हैं लोग, बहुत ज्यादा प्यार किया। दूसरे टूर में 2012 में गया, जब मैं इंडियन टीम में नहीं भी था, तब भी लोग देखने आए थे कि जो हॉकी लवर है सब कुछ, कि वो खेलने आए, और लोगों ने इतना प्यार किया वहां पर। वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत। हम आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग तो बता देते हैं, लेकिन जो प्यार है वो छुपा देते हैं, लेकिन वो प्यार बताना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल।
वही है ना, वो एक बेस फैक्टर, लोग तो वही है ना, ऊपर से जो मर्जी सिखा दो इधर उधर, बेस फैक्टर तो उनका वही है, वही सेम, वही लैंग्वेज है, वही रोटी भी वही है, सब कुछ, भाषा भी वही है, कपड़े भी वही हैं। तो ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं बस किसी दिन सुधर जाए चीज़ें, और क्या। तो हमने एक टफ चैलेंज कह लो, या एक जो मैच खेलने में ज़्यादा मज़ा आता था उसकी बात करी। ऐसा कोई मैच था जो किसी भी रीज़न से, मतलब आई डोंट थिंक मुश्किल की वजह से कोई मैच आपको नापसंद होगा, किसी और रीज़न से कि हाँ यार ये टीम के साथ रहने देते हैं, या तो ज़्यादा आसान है, ऐसा कुछ था कभी? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ना वाकई जो थोड़ी कमज़ोर टीम थी, जो भी होती है, ज़्यादा मज़ा नहीं आता। कमज़ोर टीम का मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी कमज़ोर टीम जो लगती है कि ये कमज़ोर टीम है, इसको हम ज़्यादा गोल कर सकते हैं या कुछ है ना, तो उस मैच में मज़ा नहीं आता खेलने में, और मैं उसमें 100% ना ही दे पाता हूँ, ना ही दिया। तो वो सिर्फ एज ए वार्म अप मैच के लिए खेलते थे, कोई भी टूर्नामेंट में हो। और ऐसी टीमें ज़्यादातर देखा जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप उसमें क्वालिफाई होकर सभी टीमें आती हैं, तो उसमें कोई भी टीम कमज़ोर नहीं होती है। ज़्यादातर ऐसी टीमें हैं जो हमें एशिया कप और एशियन गेम्स में मिलेंगी, जहाँ पे क्वालिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो लेकिन ठीक है, आपस में खेलते रहेंगे, जितनी ज़्यादा आपस में खेलेंगे, कोई भी गेम है, अगर हॉकी है कुछ है, तो वो भी मेरी ड्यूटी है एज ए प्लेयर कि प्रमोट करना हॉकी। सर कभी ऐसा हुआ कि ब्रेक लगा देते हैं, अब यार बहुत मार ली है गोल, अब रोक दो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से श्रीलंका एशिया कप, हाँ 20 गोल थे, तो हमें लगा यार ज्यादा हो गया, अच्छा नहीं है, तो ये हॉकी के लिए अच्छा नहीं है। कई बार होता है ना कि कई टीमें इतनी वीक होती हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे नहीं खेली होती, तो फर्स्ट टाइम ही आती हैं, तो उनको इतने गोल पड़ जाते हैं। तो कई बार ये होता है भी यार इतने गोल हम मार रहे हैं, तो ये टीम डिमोरलाइज इतनी हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम आएगी नहीं, है ना। तो कॉन्फिडेंस इतना लूज है, फर्स्ट टाइम आए इतने गोल खा लिए। और हॉकी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, एक टीम को हम 50-50 गोल मार रहे हैं। ये चीज़ तब होती है जब हमें गोल चाहिए होते हैं कि हमने अगले मैचों में क्वालिफाई करना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर की ज़रूरत है, तो इसलिए हम स्कोरिंग पावर बढ़ाते हैं, तब हमें ज़रूरत होती है। जब हमें ज़रूरत नहीं है, फिर मेरे ख्याल से हमें जीत ही ज़रूरी होती है, कि ना कि हम ऐसे ही मतलब उनको गोल करते हैं। ये होता है कि अपनी नेक्स्ट गेम के लिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, भाई अपना बॉल पोजीशन अपने पास रखो ज़्यादा से ज़्यादा, कि नेक्स्ट गेम की उसी मैच में तैयारी की जाए, ये सोच होती है। प्लेइंग डेज में बहुत सारे प्लेयर्स को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ छोड़नी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ खाना, कुछ भी जो बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा कुछ था आप लोगों के लिए? नहीं होता डाइट, कोई एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद थी बचपन में, पर फिर छोड़नी पड़ी थोड़े टाइम के लिए। पंजाबी को तो परांठे अच्छे लगते हैं, तो मेरे हिसाब से परांठे देखो, जब से हम मतलब खेलना स्टार्ट किया है, मतलब अभी तक मेरे ख्याल से परांठे नहीं अभी हम खाते, क्योंकि अभी हम रेगुलर फिटनेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी डिशेज होती हैं जो छोड़नी पड़ती हैं। खाना क्या, हमें मतलब एक साथ फैमिली भी छोड़नी पड़ती है, मतलब 6-6 महीने साल बाहर रहते हैं, हमें अपने रिलेटिव फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपने ब्रदर की मैरी नहीं देखी, सिस्टर की मैरी नहीं देखी, जा ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ कैंप लगते थे और टूर होते थे। फ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स फ्रेंड्स तो वो बेटर स्टेटमेंट है। तो बड़ा कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है, क्योंकि इतने हाई लेवल पे खेलना, फिर सेक्रीफाई नहीं करेंगे तो फिर हम उस लेवल पे खेल नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ सेक्रीफाई करनी पड़ती हैं। तो सर ऐसे में फिर एक कि मतलब सैक्रिफाइस करना ज़रूरी है, बट कभी ऐसा हुआ कि खुद को ऐसा लगा कि यार अकेला फील हो रहा है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पा रहे, या ज़्यादा? देखो, होम सिकनेस तो होती है ना, तो कर भी क्या सकते हैं, उस लेवल पे खेल रहे हैं, कर भी क्या सकते हैं। जहाँ तो अगर बोलेंगे भी नहीं भी हमने घर वालों को होम सिकनेस फील हो रही है हमने कहा, लेकिन ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, कंटिन्यू टूर हो रहे हैं, तो फेडरेशन को रिक्वेस्ट करके हम रेस्ट कर ले लेते हैं। जैसे मैंने अपनी शादी फेडरेशन को रिक्वेस्ट करके करवाई, तो यार अभी तो एक टूर छोड़ दो, मैंने शादी करनी है अपनी। तो मेरा न्यूजीलैंड, जहाँ पे हम अपना
पंजाब वर्ल्ड कप हो रहा था, 4 नेशन इधर चंडीगढ़ में, तो वो खेला, तो उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर था। तो फिर वो फेडरेशन ने परमिशन ली थी कि मेरी शादी है अभी, मेरे को थोड़ा रेस्ट दे दो, तो फिर नेक्स्ट टूर क्या मैं फिर ज्वाइन कर लूँगा। मतलब ऐसे कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे मेंटली भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हम खुद रेस्ट मांग लेते भी एक टूर हमें रेस्ट दे दो। तो उस हिसाब से कि जो आगे जूनियर प्लेयर होते हैं तो वो भी टेस्ट हो जाते हैं, उनको चांस मिल जाता है, उनको आगे उनकी वो खेल लेते हैं, तो उनको भी चांस, उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। टूर पे फिर दोस्तियाँ कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं सर? क्योंकि फैमिली से दूर हो, वही है फैमिली ऑलमोस्ट। आई नो 16 लोग हैं, सबके साथ ऐसी वाली दोस्ती नहीं हो सकती, पर जो 2-3 जो एक्चुअल अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप्स हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं मोटिवेटेड रखने में बंदे को। मुझे लगता है कोई भी टूर पे जाते हैं और कैंप में भी होते हैं, कैंप में सबके साथ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, टीम में जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, लेकिन 1-2 प्लेयर होते हैं हमारे साथ, 3 होते हैं मैक्सिमम 4, तो जिनके साथ हमने शॉपिंग के लिए जाना है, घूमने जाना है, और उनकी कंपनी ग्राउंड के बाहर भी अच्छी लगती है। ये नहीं कि दूसरे प्लेयरों की कंपनी नहीं अच्छी लगती है, लेकिन हर एक के साथ होता है कुछ अपनी जो लाइक माइंडेड लोग ऑफ द फील्ड, हाँ, तो वो अलग रहती है, तो वो हमेशा रहती है। जैसे जब तक पाजी के साथ खेलता रहा हूँ, तो पाजी थे, उसके पहले मेरे कज़न तेजवीर सिंह वो भी खेलते थे, तो उनके साथ हम रूम भी शेयर उसी के साथ था अगर कभी करना पड़ता था, या पाजी के साथ था। तो ये हर एक के साथ रहता है कि हम किस प्लेयर के साथ, किस फ्रेंड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ज़रूरी भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वही मैं पूछ रहा था कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कि चोजन फैमिली कहते हैं हम लोग कई बार दोस्तों। हम जैसे 2-3 प्लेयर इकट्ठे थे जब पाजी के साथ, अब मुझे तक अभी भी समझ नहीं आया पाजी के लिए पता नहीं कहाँ चले जाते थे तो वो मैंने अभी तक पूछ नहीं पाया मेरा सर्कल बहुत बड़ा था ना, तो आप अभी तक नहीं पूछ पाए, मैं तो अभी क्या ही पूछ रहा हूँ फिर। तो अभी तक ना पाजी ने बताया ना मैं पूछ पाया कि हम 3 थे तो ये कहाँ जाते थे मेरे फैंस बहुत ज्यादा थे, फिर उनको भी टाइम देना होता था, उनको भी मिलना होता था। ठीक है सर, लेकिन ये फ्रेंड्स बात एंड है कि फ्रेंड्स। मतलब आदमी Friends and अपनी हर चीजें मतलब शेयर नहीं कर सकता, तो कई खास फ्रेंड होते हैं, उनके साथ हम दिल की बातें भी कर लेते हैं, कोई बातें गेम की बातें भी, अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर लेते हैं। तो वो हर टीम में एक दो बंदा होता ही है जो बहुत क्लोज होता है। कभी कभी क्लोज फ्रेंड के साथ सिलेक्शन भी हो जाती है, यार ये सिलेक्ट होगा, तू होगा, मैं होऊंगा तो इस तरीके की भी कभी कभी आपस में बातें हो जाती हैं। तो क्लोज फ्रेंड है तो सिलेक्शन का भी हो जाता है, जब बड़ा टूर्नामेंट आता है तो जितना सिलेक्शन नजदीक आती जाएगी तो अपनी बातें भी होती जाएंगी, या सिलेक्ट होंगे या जो भी उस टाइम की सिचुएशन होती है। हॉकी की इंटेंसिटी से क्या रिलीज होता था, क्या क्या करना पसंद होता था हॉकी के अलावा? कोई स्पोर्ट या कुछ भी टाइम पास के लिए एक्टिविटी, कुछ भी? सोना कि रेस्ट इम्पोर्टेंट थी, वो तो सर रेस्ट इज इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद इसके अलावा मुझे लगता है, अगर पाजी को भी याद है, मुझे भी याद आ गया, हम बेंगलोर में थे तो हम अगर शनिवार को अगर रेस्ट होती थी या कभी वीकेंड पे या कोई भी रेस्ट होती थी तो हम मूवी भी देखते थे। और बेंगलोर कैंप जे थे ਆਪਾਂ रोज कॉफी पी जाते थे, डेली कॉफी भी, इवनिंग वो टाइम होता था, तो वो चले वहाँ जाके अपनी बातें भी कर लेते थे, और वहाँ मतलब माइंड चेंज हो जाता थोड़ा, सेंटर से कोचिंग सेंटर बाहर चले जाते थे, कॉफी पी लेते, कुकीज खा लेते थे, बस ये। और बाकी ज्यादातर मतलब जितने टाइम मिलता सो जाते थे। और ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम यही रखेंगे कि स्पेशली हॉकी की बात करें, हॉकी में बाकी गेमों की तरह ठीक है कि उनका स्टैमिना और उनकी इंडोरेंस अलग है, लेकिन हॉकी में हम कोई भी इस तरीके का नहीं आज हम प्रैक्टिस मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब बड़ी डिसिप्लिन से, जो कैंप भी लंबे होते हैं, कुछ गेम्स के जो कैंप मैंने देखे छोटे होते हैं, इसके कैंप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के भी होते हैं, क्योंकि इतना डिपेंड करता है कि टूर्नामेंट कौन सा और कब हमने पीक लेके आनी है, तो डिपेंड ऐसे करता है। तो अगर ज्यादा फोकस होंगे हम, अब होना भी चाहिए, तो मुझे लगता है घूमने फिरने का ज्यादा टाइम भी नहीं होता है, और
घूमना भी नहीं चाहिए। यार वही वही मतलब रिलीज मतलब कभी एक आता है। वो जाते, वो आपको बताया कि ऐसे जाते। मूवीज किस टाइप की पसंद है आपको? अभी भी है आई एम श्योर। मूवी रिसेंटली देखी कोई? रिसेंटली नहीं देखी है अभी। नहीं, टाइम वैसे टाइम मिलना और टाइम निकालना, मैं टाइम निकालने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मिलना तो है ना, 24 घंटे हमेशा ही रहेंगे दिन में, तो उसमें टाइम निकालना कैसे है। हाँ, कुछ वजह से या कुछ पसंद से हम शायद टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन मूवीज अच्छी लगती है। अगर जैसे बहुत पुरानी मूवी थी वो आज भी मैं देख लूँगा। अमिताभ बच्चन की मूवी थी, परवीन बॉबी थी, प्राण थे, मजबूर, बहुत कम लोगों को पता है और बड़ी अच्छी मूवी है। हाँ, तो उसमें वो इसलिए अच्छी लगती है कि अपनी फैमिली की खुशी के लिए जो उसमें एक्टर अमिताभ बच्चन थे, तो उसने किस तरीके से वो प्लान करके खुद को मतलब सेक्रीफाइस किया उसमें। बड़ा अच्छी मूवी है, मतलब ऐसी मूवी अच्छी लगती है। हाँ, अगर देखा जाए चक दे इंडिया बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, ये नहीं कि हॉकी की वजह से, लेकिन एक्टिंग जो शाहरुख खान ने एक्टिंग की, बड़ी अच्छी एक्टिंग की। मतलब हैवी वाली सीरियस वाली पिक्चर पसंद है? सीरीज भी है और हाँ, कॉमेडी मूवी भी आ बाकी जाती है। ये आजकल आपको पता है जो मूवी है नाम पे ज्यादा चलती है, किस एक्टर की मूवी है, उस हिसाब से भी मतलब अगर देखा जाए तो वो पता चल रहा है इसका। हाँ, अभी जैसे अभी जवान आई थी, मेरे बेटे को काफी देखनी पसंद है मूवी, तो मैं और मेरा बेटा गए थे जवान देखने, तो मतलब अच्छी लगी थी? हाँ अच्छी थी। हाँ, मार पीट लिया किसी को, कुछ कर दिया, टाइम पास हो रहा था करके। हम सोचते थे हमने सारी उम्र हॉकी खेली है, चलो मारपीट देख लो थोड़ी सी। नहीं, ठीक है, मूवी टाइम पास है और कुछ सीखने को भी मिलता है, ऐसी बात नहीं, कुछ मूवीज में है सीखने। लेकिन उसमें बड़ा अच्छी कुछ चीज़ अच्छा है। दिखाया भी है, जो मतलब रियलिटी में होता भी है, तो वो हम फील भी करते हैं। तो आजकल जो पिक्चरें बन रही है वो रियलिटी पे ही बन रही है कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हो रहा है, तो वो हमें पता चल भी जाता है और सीखने को मिलता भी है। अगर मैं अपने बेटे को भी साथ में लेके तो उसको बताता भी इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिल रहा है। अपने बेटे की बात की सर, मैं फ्यूचर जनरेशन ऑन द होल की बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ दोनों से। अपने अपने एक एक या दो दो टिप्स प्लीज शेयर कीजिएगा। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो जो स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइंड है, वैसे भी लाइफ में क्या चीज एक्चुअली ध्यान रखने की जरूरत है अब? किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो, या लाइफ में अच्छा करने के लिए? देखो, मैं अपने बेटे का बताता हूँ। जैसे मैं हॉकी प्लेयर हूँ और मेरे को बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, तू हॉकी खेल रहा है यार, तेरा बेटा क्रिकेट क्यों खेलता है। अभी हमने जैसे पहले बात की थी बीसीसीआई कि इतना उन्होंने मैनेज अच्छी तरह किया है कि वो टीवी में देखो क्रिकेट आ रही है, पेपर खोलो क्रिकेट चल रही है, 4 लोग खड़े हैं क्रिकेट की बात कर रहे हैं। उसको मैं हॉकी ग्राउंड में लेके गया, हॉकी खिलाई, टेनिस भी खिलाई, जिम्नास्टिक भी खिलाई, क्रिकेट भी खिलाई। मैंने कहा क्या करना है, क्रिकेट खेलना है। मैंने कहा खेल क्रिकेट भाई। तो मतलब ये चीजें अभी मतलब हमने अपना प्लेटफॉर्म कैसे सेट किया है, तो अभी वो क्रिकेट खेल रहा है। हाँ, तो पब्लिक यही कुछ, मैं उनको ये बोलता, मैंने कहा यार मैं थोड़ी किसी को फोर्स कर रहा हूँ, मेरे को हॉकी खेलने को मिली, मेरे गांव में हॉकी खेल रहे थे, हो सकता है वहाँ क्रिकेट खेल रहे होते, मैं क्रिकेट खेलने लगा, मेरी थोड़ी चॉइस थी, मैं भी देख के खेलने लगा। अभी उसकी चॉइस है तो मैं उसको जबरदस्ती थोड़ी करूँ कि तुम हॉकी खेल, ये थोड़ी कुछ स्पोर्ट्स बुरी होती है। हमने एक हमारा मुद्दा है भी बच्चों को एक स्पोर्ट्स में डालना है कि कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, लेकिन खेलो जरूर। जैसे आप कि जो यंगस्टर हैं कुछ है ना, सारे नहीं मैं एक जगह पे रखूंगा, लेकिन जल्दी और ज्यादा सक्सेस चाहते हैं, जल्दी भी जाते हैं और ज्यादा भी जाते हैं कामयाबी, लेकिन कामयाबी पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये एक चीज समझनी चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, कोई भी फील्ड है, आपको फोकस भी रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन भी रहना। कुछ भी हो, अगर आपने स्पोर्ट्स करनी है तो भी ये आपको इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। स्टडी कर रहे हो तब भी है, स्टडी के बाद कोई भी आप प्रोफेशनली कुछ भी आप फील्ड में जा रहे हो तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन जल्दी से आपको कामयाबी चाहिए, जल्दी से पैसा चाहिए, ये दिमाग से निकालना पड़ेगा।
हाँ, मोटिवेशन अलग अलग हो सकती है, कईयों का पैसा भी कईयों को मोटिवेट करता है, लेकिन वो सही तरीके से कमाया जा रहा है ये जरूरी है। तो ये यंगस्टर को थोड़ा सा समझना चाहिए, और अगर इस तरीके से रहेंगे तो अपने लिए भी बेहतरी का रास्ता चुनेंगे, अपने परिवार के लिए भी बेहतरी रहेगी, सोसाइटी के लिए रहेगी, अपनी कंट्री के लिए भी रहेगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से ना एक और मैं यंगस्टर को मैसेज देना चाहूँ, पेशेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं। कई स्पोर्ट्स में भी स्टडी इतना जल्दी कर जाते हैं ना कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस को टाइम लगेगा। अगर हम आम का बूटा आज लगाएंगे, कल को हमें फल खाने को नहीं मिल जाएंगे, तो अपने टाइम पे आके फल खाने को मिलेंगे। तो बहुत जरूरी है अपने आप को मतलब पेशेंस रखना। तो पेशेंस से चलो, जो अपने सपने हैं रोज उनके पीछे भागो, एक दिन कामयाबी मिलेगी। आई थिंक बहुत एक अच्छा थॉट है इस अच्छे से इंटरेक्शन को ख़त्म करने के लिए। थैंक यू सो मच सर दोनों की। मैं जेन्युइनली बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने टाइम निकाला, मेरे को बुलाया अपने सुंदर से घर में, एंड मेरे साथ बैठ के मेरी बकवास सुनी। एंड आई रियली होप आप लोगों को अच्छा लगा। आई रियली होप मेरे से कुछ ऐसा नहीं निकला जो क्या पूछ रहा है। एंड नहीं, हमने बताना नहीं था वो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।